हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन की हमारी क्लास चल रही है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। और हम प्रोनाउन के डिफाइन, प्रोनाउन के टाइप्स और अब हम यूजेस ऑफ अलग अलग टाइप्स के जो हमारे प्रोनाउन हैं उन सब के यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बता दिए थे, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका आता है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्व्स, देमसेल्व्स, माईसेल्फ और योरसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, इटसेल्फ, इटसेल्फ। तो ये सभी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं, ठीक है, जिनके यूज़ के बारे में आज हम देखने वाले हैं। और हम देखने वाले हैं कि इनका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो आइए देख लेते हैं। रूल वन में क्या लिखा है कि यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो यहाँ पे लिखा है यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर एक्विट, अवेल, आफ्टर एक्विट, अवेल, रिकनसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट एंड एंजॉय। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। अब ये जो वर्ड है ये हमारे जब होते हैं, जब हम ट्रांसिटिव वर्ब, ये हमारे सारे ट्रांसिटिव वर्ब हैं। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हो रहा है, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, ट्रांसिटिव जो वर्ब होते हैं उनके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। और जब इन वर्ब के साथ कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो तब हम रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट लगाकर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाकर ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा कर लेते हैं। तो ट्रांसिटिव वर्ब होते क्या हैं? ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट आए, यानी कि जिनके साथ में ऑब्जेक्ट हो उनको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, तो उनकी जगह पर, इनको रिप्लेस करके, मतलब इनकी जगह पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। कुछ वर्ड्स, तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं जो कि ट्रांसिटिव वर्ब है और इनके बाद ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी होता है। तो ऑब्जेक्ट नहीं अगर लिखा है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड है। हमने पहला वर्ड देखा था एक्विट। एक्विट का मीनिंग क्या होता है? एक्विट मतलब होता है बरी करना। जैसे कोई प्रिजन में है तो उसको बरी करना, तो पता ही होगा आपको। बरी करना मतलब होता है जेल से बाहर निकालना, आज़ाद करना, तो उसको एक्विट का मतलब होता है। और अवेल का मतलब होता है लाभ लेना। लाभ लेना यानी प्रॉफिट कमाना या फिर एडवांटेजेस लेना। और रिकनसाइल मतलब होता है समाधान करना, यानी सॉल्यूशन करना। ये मैं बता देती हूँ, कुछ वर्ड ऐसे यहाँ पे दे रखे हैं जिनका मीनिंग नहीं पता होगा आपको। और अम्यूज़ मतलब होता है मन बहलाना, ये तो आपको पता ही होगा, मन बहलाना, अम्यूज़ करना। रिज़ाइन मतलब भी आपको पता होगा। रिज़ाइन का मतलब होता है अपने पद से त्याग पत्र देना, मतलब कि त्याग पत्र देना, रिज़ाइन करना, त्याग पत्र देना। और अवेंज मतलब होता है बदला लेना, बदला लेना। एक्सर्ट आपको पता ही है, एक्सर्ट। अप्लाई भी पता होगा। अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट, इंजॉय, ये तो कॉमन वर्ड है। इनका मीनिंग आपको पता होगा। जो नहीं पता था वो मैंने आपको बता दिया। जो नए वर्ड आए हैं, एक्विट नया वर्ड आया है, अवेल आया है, रिकनसाइल आया है। तो जो जो नए नए वर्ड आए हैं उनका मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। तो अब ये जितने भी वर्ड है इनके बाद हमेशा
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम इसको। I absented myself from the office, from the office। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है I absented myself from the office। तो यहाँ पे हमने देखो myself का यूज किया है, यहाँ पर हमने myself का यूज किया है। ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और एब्सेंट, ये मैंने आपको बताया था, एब्सेंट के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो दूसरा एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई रिवेंज्ड माई सेल्फ अपॉन हर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं जिससे हमें पता चलता है, जो ये वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो वर्ड हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो इन सब के बाद ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इनके बाद ऑलवेज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। कब? जब ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई। ये देखिए, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद, मूव, रेस्ट एंड हाइड डू नॉट टेक ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम। यानी इन सब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। इसके साथ कुछ और भी वर्ड होते हैं हमारे जो कि इंट्रांसिटिव वर्ड होते हैं। जैसे हमने भी ट्रांसिटिव वर्ड देखा था, तो ये हमारे इंट्रांसिटिव, तो इंट्रांसिटिव जो वर्ब होते हैं इनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। तो सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हम ही कीप अवे फ्रॉम द फंक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा है कीप वर्ड है, ही कीप अवे फ्रॉम द फंक्शन। तो हमने इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया है। तो अगर हम ऐसे लिख देते ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द फंक्शन, फ्रॉम द फंक्शन, तो ये हमारा रोंग होता। क्या होता? ये हमारा रोंग होता। ये यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज नहीं होता और यहाँ पे कीप अवे आ जाता। तो यहाँ पे हम हिमसेल्फ का, ये हमारा जो होता है इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये हमारा गलत है सेंटेंस, इनकरेक्ट है ये, और ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। तो हमने क्या देखा? जो हमने कीप ऊपर लिखा है इंट्रांसिटिव है हमारा ये कीप वर्ड, और ये स्टॉप है, टर्न है, क्वालिफाई है। इन सब के बाद जितने भी इंट्रांसिटिव वर्ब है, इन सब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। एक सेंटेंस यहाँ पे हम और देख लेते हैं। आई हाइड माई सेल्फ इन द रूम, इन द रूम। तो यहाँ पे लिखा है आई हाइड माई सेल्फ इन द रूम। तो हाइड जो वर्ड है यहाँ पे वो क्या है? हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, ये हम जब पढ़ेंगे आगे ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में क्या डिफरेंस होता है, ये हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जो इंट्रांसिटिव वर्ब है, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड भी लिख दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। ट्रांसिटिव वो होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांसिटिव वो होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना बस बता देती हूँ। आप इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता है और ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो जैसे हमने देखा था कि ट्रांसिटिव जो वर्ब है उसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं कि उनके साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ होना ज़रूरी है, बट कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हो पाता है, तो उसकी जगह पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रख के, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करके
उसकी कमी को, ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा कर लेते हैं। बट अब यहाँ पे जो इंट्रांसिटिव वर्ब है इनमें तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसकी जगह अब यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रखने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता है। तो आई हाइड इन द रूम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई हाइड माई सेल्फ इन द रूम, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई हाइड इन द रूम, तो ये सही होगा। यहाँ पे माई सेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे ये रॉन्ग है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों रूल। तो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम यूज नहीं कर सकते एज अ सब्जेक्ट भी और एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, अनलेस, जब तक कि अ नाउन और प्रोनाउन कम्स बिफोर इट, कि जब तक कि इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन ना आए तब तक हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट और और एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब तक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या कोई दूसरा प्रोनाउन नहीं आता तब तक हम इसको सब्जेक्ट भी नहीं मान सकते और हम इसको ऑब्जेक्ट भी नहीं मान सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट से भी पहले नाउन का आना जरूरी है या प्रोनाउन का आना जरूरी है, और सब्जेक्ट से भी पहले नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, माई सेल्फ राम फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे माई सेल्फ राम फ्रॉम दिल्ली, ये सेंटेंस जो होगा ये गलत होगा, क्योंकि हम माई सेल्फ को एज ए सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है। तो इसका जो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा ये बनेगा आई एम राम फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। क्यों? क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या नहीं रख सकते, सब्जेक्ट के रूप में नहीं रख सकते हैं। दूसरा एक और देख लेते हैं हम। राम विल डू द वर्क फॉर माई सेल्फ। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राम विल डू द वर्क, राम मेरे लिए काम करेगा। तो ये एज ए ऑब्जेक्ट भी हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा करना गलत होगा। तो यहाँ पे हम फॉर मी, मेरे लिए, कि राम जो है वो मेरे लिए काम करेगा, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने देख लिया है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको हम एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो ये आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो मैंने आपको रूल बताए हैं। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के क्या क्या यूज है। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताए थे, एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें आपके आते हैं आपके ईदर, नीदर, एनी, एवरीवन, ईच, नन। तो ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक्सेट्रा, तो ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। तो पहला रूल है हमारा, ईदर डिनोट्स चॉइस बिटवीन टू। जो ईदर है आपका, ईदर ये दो के साथ आएगा, दो से ज़्यादा के साथ नहीं आएगा। ये जब दो के बीच में हम चूज कर रहे हो तो तब ईदर होएगा। ईदर का मतलब होता है या तो, ठीक है, ईदर का मीन्स होता है या तो जब हम दो के बीच में कोई चीज़ एक चूज कर रहे हैं तो तब हम ईदर का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं इसका एक सेंटेंस, ईदर ऑफ दीज कार्स इज रेड। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है, हमने यहाँ पे ईदर ऑफ दीज कार्स, तो यहाँ पे हमें पता नहीं कितनी कार्स है, तो यहाँ पे ईदर का यूज करना गलत होगा। अगर हम यहाँ पे 3 कार्स 4 कार्स लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे लिखते हैं ईदर ऑफ दीज 2 कार्स,
तो इन दोनों कार में से एक रेड है, मतलब कोई सी भी एक या तो रेड है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो कारों में से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दो कारों में से हम एक को चूज कर रहे हैं, तब इधर का यूज होगा। ठीक है, दो से ज्यादा में इधर का यूज नहीं होगा। जैसे एक और देख लेते हैं हम सेंटेंस इसमें, ईदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड इज नॉटी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, ईदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स, इन तीनों दोस्तों में से एक नॉटी है। तो यहाँ पे थ्री आए हैं, तो थ्री के साथ हम ईदर का यूज नहीं करेंगे। ये हमारा जो सेंटेंस होगा थ्री, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें ऊपर लिखा है, इसका जो रूल है उसमें लिखा है ईदर डिनोट्स चॉइस बिटवीन टू, कि दो के बीच में ही चॉइस करता है, ना कि दो से ज़्यादा के बीच में चॉइस करता है। ठीक है, इसमें अभी हम देख लेते हैं, अगर हमारा यहाँ पे एनी है, एनी, या फिर हमारा वन है, तो एनी और जो वन जब वो चूज करेंगे, इज यूज्ड टू चूज बिटवीन, चूज बिटवीन मैनी पर्सन्स और थिंग्स। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि एनी और वन का जो हम यूज करेंगे वो दो से ज्यादा के लिए करेंगे, दो से ज्यादा पर्सन्स के लिए या दो से ज्यादा थिंग्स के लिए करेंगे। किसका यूज? एनी और वन का यूज। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। एग्जाम्पल, वन ऑफ दीज गर्ल्स इज इनोसेंट। तो यहाँ पे हमने जो सेंटेंस लिखा है वो लिखा है कि इन लड़कियों में से एक इनोसेंट है। तो अगर यहाँ पे टू गर्ल्स होता तो हम ईदर का यूज करते। अब यहाँ पे दो से ज्यादा हैं, यानी कि काफी सारी लड़कियां हैं, तो यहाँ पे हम वन का यूज करेंगे। ठीक है, वन ऑफ दीज गर्ल्स इज इनोसेंट या एनी ऑफ दीज गर्ल्स इज इनोसेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट रूल है हमारा, ये रूल नंबर 2, इसमें लिखा है कि नीदर डिनोट्स, हमने अभी ईदर की बात की थी, अब यहाँ पे नीदर मतलब होता है ना तो। नीदर का मीनिंग है ना तो, नीदर डिनोट्स नन आउट ऑफ। नीदर का यूज हम दो पर्सन के लिए करेंगे, जब हमें दो में से किसी एक को ना लेना हो, दो में से किसी एक को नहीं लेना हो, तब हम नीदर का यूज करेंगे। और नन का यूज हम बहुत सारी चीजों में से, जब हमें किसी को ना लेना हो, मोर देन 2 थिंग्स, यानी कि दो से ज्यादा चीजों में से जब हमें किसी को ना लेना हो तब हम नन का यूज करेंगे। ठीक है, नीदर का हम दो के लिए करेंगे और नन का हम दो से ज्यादा के लिए करेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं हम। नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, कि दो स्टूडेंट में से एक ऑनेस्ट नहीं है। तो नीदर का ये हमने क्या किसके साथ किया? दो स्टूडेंट्स के। लेकिन अगर हमारा नन होता तो नन के लिए हम करते हैं नन ऑफ हिज 4 sons looked after him। तो नन का यूज हमारा दो से ज्यादा पर्सन के लिए आएगा, कि यानी उसके 4 बेटों में से किसी ने भी उसकी लुक आफ्टर नहीं की, यानी लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल नहीं की। तो अभी हमें समझ में आ गया कि नीदर का यूज जब होता है जब हमें दो चीजों को नहीं चुनना होता। जैसे नीदर ऑफ 2 स्टूडेंट्स, इन दोनों स्टूडेंट में से कोई भी ऑनेस्ट नहीं है। और नन हमें जब चुनते हैं जब हमें दो से ज्यादा चीजों में से किसी को चुनना नहीं होता, कि जो चारों के चारों बेटे हैं उनमें से किसी ने भी उसकी लुक आफ्टर नहीं की है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा नीदर और नन के बारे में। नीदर और नन के बारे में आपने देख लिया होगा।
अभी यहाँ पे हम कुछ और रूल देख लेते हैं। तो एवरीवन, अभी यहाँ पे एवरीवन की बात करेंगे। एवरीवन, एवरीवन का जो यूज होता है हमेशा दो से ज्यादा के लिए आता है, मोर देन टू के लिए आता है, मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स। एवरीवन का जो यूज है वो मोर देन टू थिंग्स या टू पर्सन के लिए होता है। एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी, कि दो से ज़्यादा पर्सन के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स में थे उसमें से सबके सब हैप्पी थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एवरीवन का यूज मोर देन टू पर्सन के लिए होता है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं एवरीवन का। एवरीवन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। तो हमने देखा एवरीवन के लिए यूज के लिए कि कहाँ कहाँ पर एवरीवन का यूज होएगा। एवरीवन का यूज दो से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज होता है। और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें लिखा हमने हर एक को अपने पेरेंट्स की ओबे करनी चाहिए। तो एवरीवन का मतलब होता है हर एक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है यूज ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको दो प्रोनाउन बताए थे। एक तो बताया था मैंने आपको ईच अदर, और एक मैंने आपको बताया था वन अनदर। ठीक है, तो ये जो दो प्रोनाउन है ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो इनका यूज देख लेते हैं हम कहाँ पर होता है। ईच अदर डिनोट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल थिंग्स, वाइल वन अनदर डिनोट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग मोर देन टू थिंग्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ईच अदर है, ईच अदर डिनोट करता है म्यूचुअल रिलेशनशिप को बिटवीन लोगों के बीच में, लोगों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप बताता है। जबकि जो वन अनदर है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाता है मोर देन टू थिंग्स के बीच में। तो यानी कि इस सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चलता है कि ईच अदर जो होता है वो दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाता है, और जो वन अनदर होता है वो दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में या आपस में उनकी रिलेशनशिप को बताता है। लेकिन तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि टू थिंग्स, बट ऐसा नहीं है अब। ये पहले मतलब पुरानी जो इंग्लिश होती थी उसमें ऐसा होता था कि जो ईच अदर है वो दो चीज़ों के लिए, दो चीज़ों को बिलोंग करता था, और वन अनदर दो से ज़्यादा चीज़ों को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ईच अदर भी दो चीज़ों को दो से ज़्यादा चीज़ों को बिलोंग कर सकता है, और वन अनदर दो चीज़ों को भी बिलोंग कर सकता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे। द टू फ्रेंड्स quarreled with each other। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जो दो फ्रेंड्स है वो आपस में लड़ने लगे। दूसरा हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे सेव्ड themselves by helping one another, कि उन्होंने अपने आप को बचाया एक दूसरे की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि वन अनदर का यूज हो रहा है आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप में, कि उन लोगों ने अपने आप को एक दूसरे की हेल्प से बचाया। अभी हम यहाँ पे एक और सेंटेंस देख लेते हैं। दीज स्टूडेंट्स लव ईच अदर, कि ये स्टूडेंट्स एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पे हम वन अनदर भी लिख सकते हैं और ईच अदर भी लिख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो दोनों हमारे दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, और दूसरा इनको ऑब्जेक्टिवली यूज किया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पर ही यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ईच अदर है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पर है, वन अनदर भी ऑब्जेक्टिवली है, और यहाँ पर भी आप ऊपर देख सकते हैं जो ये ईच अदर है यहाँ पर, ये भी ऑब्जेक्टिवली ही है, ये वाला जो ईच अदर है यहाँ पर ऊपर।
ये वाला जो ईच अदर है ये भी ऑब्जेक्टिवली है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको ये रूल सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जितने भी आज मैंने आपको रूल बताए हैं, जो भी मैंने आपको आज प्रोनाउन समझाए हैं, उनका एक एक एग्जाम्पल प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।